हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो आज जो इसका क्लास 2 है, आज यानी कि ऑलरेडी इसका एक क्लास हो चुका है जिसमें कि हम लोग किए हैं साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने सीजीएल का भी क्वेश्चन उठाया हूं। उसमें आपको एमटीएस का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एनटीपीसी का भी देखने को मिलेगा, ग्रुप डी का भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और आपका एमटीएस जो है उसका भी देखने को मिलेगा। तो आप अगर उस क्लास को, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर आप देख लें। और ये आज क्या है, तो आज ये मैं आपको बता दूं कि आज ये क्लास आज दूसरा है। ठीक है, मतलब क्लास 2 आज है ये। तो चलिए आज हम लोग इसमें भी देखने वाले 25 क्वेश्चन का सीरीज रहता है, तो 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए, और सारा कहीं ना कोई एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का रहा ये पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त। ये मैं ऑलरेडी ना, चैनल का नाम मैंने पहले था स्टडी विथ नीरज, लेकिन इसको मैंने चेंज कर दिया हूँ, नाम कर दिया हूँ लॉजिक साइंस स्टडी। ठीक है। तो मैं आप सबसे यही मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो। ठीक है, 25 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा और ये पर डे वीडियो आती रहेगी। क्लियर है ना? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है, ये आपको बताना है। ठोस कचरे का पुनर्चक्रण, पृथ्वी पर जीवन की विविधता, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, जानवरों और अध्ययन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्त, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिसमें कि क्या है ऑप्शन में कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता। मेरे दोस्त, बायोडाइवर्सिटी जो है ना, दो शब्दों से यानी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बायो और एक डाइवर्सिटी। ठीक है, एक बायो एक डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ मेरे दोस्त होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। ठीक है ना, जहाँ पे बहुत विभिन्न प्रकार की, जहाँ पे मैं बात कर लूँ मेरे दोस्त, ये एक एरिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ सिर्फ शेर ही अगर यहाँ पे पाया जाते हैं तो वहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि विविधता है? जी नहीं मेरे दोस्त, वहाँ पे अगर कुत्ता भी, बिल्ली भी, शेर भी, मतलब हर एक चीज़ पाया जाता हो तो उसी को हम विविधता बोलते हैं। क्लियर है ना? तो ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त, ये आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन की विविधता ही बायोडाइवर्सिटी को संदर्भित करती है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? वन, जल, सड़कें और खनिज। मतलब प्राकृतिक, एक मतलब इसमें दिया हुआ है ना कि देख सकते हैं एक नेचुरल रिसोर्सेज को इसमें मतलब छोड़ करके। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम छोड़ देंगे मेरे दोस्त, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रोड। रोड क्या है कि ये आप नेचुरल रिसोर्सेज में यानी ये प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत ये जो है सो नहीं आती है, इसको ध्यान रखिएगा। आपका वन, जल और खनिज ये सब प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित है, लेकिन सड़क आपका एक अलग हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करेंगे। तो देख सकते हैं ये आपका वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया और धातु हो गया। ये सब खनिज जो है सो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो इसीलिए आपका उत्तर जो हो जाएगा सड़क, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत प्राकृतिक पूंजी में नहीं आती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ये आपको बताना है। 5 जून, 22 मई, 20 मई, 15 मई। तो मेरे दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये आपको 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए का, तो ऑप्शन नंबर 5 जून है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जैव विविधता पूछा गया तो ये आपका बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 22 मई को जो क्या है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या है, ये इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है कि ओजोन अवक्षय तत्व को कम करना, जैव विविधता का संरक्षण, जल प्रदूषण नियंत्रण, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर नियंत्रण। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका ओजोन अवक्षय तत्व का कम करना, ये आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आरआरबी एसएससी 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक मतलब समझ सकते हो उसको कि एक मतलब
मीटिंग भी मान सकते हैं उसको, ठीक है ना, जहाँ पे इस चीज़ के बारे में चर्चा किया गया था कि ओजोन अपक्षय तत्व को कैसे कम किया जाएगा, इसी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। रेड डाटा बुक जिसे क्या कहते हैं, लाल सूची भी कहते हैं, यह क्या है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि सबसे प्रदूषित देशों की सूची, बद्ध रिकॉर्ड, भूकंप संवेदी क्षेत्रों का सूचीबद्ध रिकॉर्ड, विश्व के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का सूचीबद्ध रिकॉर्ड, संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का दस्तावेज। तो मेरे दोस्त, रेड डाटा बुक में ये सभी चीज़ आते हैं जो संकटग्रस्त हो गए या संकटग्रस्त होने वाले हैं, ठीक है ना। तो उन सभी चीज़ को हम कहाँ पे रखते हैं, तो रेड डाटा बुक में रखते हैं, तो जिसे कि हम क्या कहते हैं, लाल सूची भी कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है कि संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का दस्तावेज जो दिया हुआ है, ये आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यानी रेड डाटा बुक में उन सभी को रखते हैं जो संकटग्रस्त होने वाले हैं या हो चुके हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना। और मैं बात कर लूँ तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देख सकते हैं रेड लिस्ट है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1964 में हुआ था। हेड क्वार्टर की अगर बात करेंगे मेरे दोस्त, यूनाइटेड किंगडम में, यानी इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ का, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो ऑप्शन ए है विज्ञान, ऑप्शन बी है परम, धनुष, शक्ति। तो भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर अगर बात करेंगे मेरे दोस्त, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परम हो जाएगा आपका सही उत्तर। भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर जो है ये आपका परम है, ठीक है। और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया यह क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल 1, एप्पल 2, मैकिंटॉश, उसके बाद हो गया एप्पल लिसा। तो सर्वप्रथम एप्पल जो कंप्यूटर था मेरे दोस्त एप्पल 1 था। कौन था? एप्पल 1 था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एप्पल 1 था एप्पल कंप्यूटर, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देख सकते हैं सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर जो था एप्पल 1 है, जो कि 1 अप्रैल 1976 को कैलिफोर्निया यूएस में लॉन्च किया गया था। क्लियर है ना, तो ध्यान रखिएगा। आगे है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? 16, 12, 19 और 14। तो कीबोर्ड की संख्या जो मेरे दोस्त होती है कीबोर्ड में वो होती है 12। कितनी होती है? 12 होती है। तो ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें ये जो देख सकते हैं F1 F2 करके जो लिखा रहता है, ये आपको इसी को फंक्शन की बोलते हैं। तो यही आपका कितना होती है? 12 होती है, ध्यान में रखना है आपको। आगे बात करेंगे सरल अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार, मतलब कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में इसमें बताना है कि कौन कौन सा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है सी, उसको आप पढ़िए। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये आपका जो है सरल अस्थायी उत्तक के ये 3 प्रकार होते हैं। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त अगर बात करेंगे जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में अगर बात करेंगे, तो जटिल अस्थायी उत्तक में यानी कॉम्प्लेक्स मतलब परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो उसमें फ्लोएम और जाइलम आती है। कौन कौन सी आती है? फ्लोएम और जाइलम आती है। इसमें अगर बात करेंगे जाइलम क्या क्या कार्य है कि वो जल को क्या करती है, सभी जगह जल को पहुंचाती है। और उसी में अगर बात करेंगे फ्लोएम का, तो फ्लोएम क्या करती है? फ्लोएम का क्या काम है कि फूड जो बनता है ना, फूड को स्थानांतरण करती है। कौन? तो फ्लोएम करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और जाइलम और फ्लोएम किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है जटिल अस्थायी उत्तक के अंतर्गत आती है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे देख सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं इसका चार्ट बना चुका हूँ। यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंतर्गत ये आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू है ना, परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत एक आता है, एक सिंपल आता है,
ठीक है, एक सिंपल आता है, एक कॉम्प्लेक्स आता है। देख सकते हैं मेरे दोस्त, कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम आता है, ठीक है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत क्या आता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो ये तीन आता है। तो आपको यही तीन अभी क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, तो और आंसर इसका हो गया परमानेंट पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन आपसे जब कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा तब जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। पैंथोइक एसिड, बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो मेरे दोस्त होती है वो होती है बायोटीन। क्या होती है, बायोटीन होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होती है, बायोटीन होती है। फॉलिक एसिड की बात करेंगे मेरे दोस्त, तो ये होता है F9। क्या होती है, F9 होती है फॉलिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करेंगे तो ये होता है विटामिन C होता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा ये सभी। और विटामिन B7 पूछा गया तो आपका बी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, बायोटीन। यहाँ पे मैं देख सकते हैं, यहाँ पे B1 किसको बोलते हैं, थाइमिन को B1 बोलते हैं। राइबोफ्लेविन B2 होता है, ठीक है। B3 नियासिन होता है। B5 पेंटोथोनिक एसिड होता है। B6 पायरोडॉक्सिन होता है। B7 क्या है, बायोटीन। यही पूछा गया ना, B7 क्या है, बायोटीन। और B9 क्या होता है, फॉलिक एसिड होती है, ठीक है। तो B12 क्या होती है, साइनोकोबालमिन होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आ ही जाएंगे। और ये मैं बात कर लूँ तो ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया था, जॉन रे, अरस्तु, कार्लिनियस और हैकेल। तो सिस्टेमा नेचुरे जो लिखा गया था वो कार्लिनियस के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, कार्लिनियस के द्वारा लिखा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, किसके द्वारा लिखा गया था, कार्लिनियस के द्वारा लिखा गया था। देख सकते हैं कार्लिनियस का सिस्टेमा नेचुरे जो था ये किसके द्वारा बुक लिखा गया है, कार्लिनियस के द्वारा लिखा गया बुक है। चलिए आगे बात करेंगे। कॉपलैंड ने जीवों को डैश जगत में वर्गीकृत किया, कितने जगत में मतलब वर्गीकृत किया, ये आपको बताना है। कितने किंगडम में बांटा गया, ये आपको बताना है कॉपलैंड। तो कॉपलैंड मेरे दोस्त ये जो है सो 4 किंगडम में जो है सो वर्गीकृत किए थे कॉपलैंड ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4, 5 की बात करेंगे, 5 वर्ग में कौन किए थे, 5 जगत में, तो ये किए थे विटेकर, ठीक है ना। विटेकर जो थे साइंटिस्ट थे, उसने यानी 5 जगत में वर्गीकृत किए थे। और 4 में कौन किए हैं, तो कॉपलैंड किए थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लूँ यहाँ पे तो देख सकते हैं कि ये आपका हेकल जो हो गया, ये आपका 3 किंगडम में विभाजित किए थे। उसके बाद बात करेंगे लिनियस की, कार्लिनियस की बात करेंगे तो ये आपका कितना किंगडम में किए थे, तो 2 किंगडम में विभाजित किए थे। और बात करेंगे कॉपलैंड की, तो कॉपलैंड अभी पूछा गया था, देख सकते हैं ये आपका कितना है, 4 किंगडम है ना। तो 4 किंगडम में कॉपलैंड ने विभाजित किया था 1938 में। और मैंने अभी बताया था कि विटेकर जो थे, विटेकर साहब 1969 में जो है सो 5 किंगडम में विभाजित किए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कौन कौन था किंगडम, तो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, प्लांट था, फंगी था और क्या था, एनिमल था, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को आपको। अभी कॉपलैंड पूछा गया था, तो कॉपलैंड का कितना था, 1938 में विभाजित किए हैं। और कितना किंगडम है, 4 किंगडम ना। इसमें मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांट हो गया और एनिमल हो गया। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। गुर्दे हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया, उसके बाद गर्भाशय हो गया और मूत्रमार्ग हो गया। और पूछ रहा है इसमें कि एक्सक्रेटरी सिस्टम कौन सा नहीं है, यानी उत्सर्जन तंत्र। तो मेरे दोस्त यूट्रस जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूट्रस आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है, एक एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी जो भी दिया हुआ ये सब एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बात करेंगे। ओंकोलॉजी किससे संबंधित है, नील से, कैंसर से, स्किन से, लीवर से। ये ALP टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो ओंकोलॉजी जो है ये मेरे दोस्त ये कैंसर से संबंधित है। किससे संबंधित है, कैंसर से संबंधित। अगर मैं बात कर लूँ मेरे दोस्त कैंसर कैसे होती है, तो ब्लड में क्या होती है कि WBC होती है, यानी वाइट ब्लड सेल जो होती है, तो उसकी संख्या क्या हो जाती है कि बढ़ जाती है, ठीक है। संख्या उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है WBC की, जिसके कारण कैंसर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वजह से कैंसर होती है। तो WBC की संख्या के बढ़ने के कारण कैंसर होती है। और कैंसर का अध्ययन किस में करते हैं, ऑन्कोलॉजी में करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे बात करेंगे, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्न्याशय द्वारा स्रावित किया जाता है? प्रोटीन हो गया, इंसुलिन हो गया, विटामिन सी हो गया, फैटी एसिड हो गया। तो पेनक्रियाज के द्वारा कह रहा है कि स्रावित किया जाता था मेरे दोस्त। पेनक्रियाज के द्वारा जो स्रावित किया जाता है यानी अग्न्याशय के द्वारा, ये आपका हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन है। ठीक है ना, इंसुलिन जो हार्मोन जो है क्या करती है कि अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंसुलिन कहाँ से निकलती है? अग्न्याशय से निकलती है। चलिए आगे बात करेंगे। देख सकते हैं अग्न्याशय जो है से इसमें एक बीटा सेल होती है जिससे कि इंसुलिन निकलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बीटा सेल से क्या होती है? इंसुलिन निकलती है, ये आपको देखना है, मतलब इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि बीटा किस से निकलते हैं, अग्न्याशय में किस से निकलती है? तो बीटा सेल से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें से बताना। धातु का पूछा गया यानी मेटल का पूछा गया। 2 8 3 है, उसके बाद आपका हो गया 2 8 6, 2 8 4, 2 8 5। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होती है उसके सबसे बाहरी कक्षा में या तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी। बाहरी कक्षा में अगर ये आप 1 2 3 है तो ही समझिए कि आप वो क्या है कि एक मेटल का एक हुआ क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो मैं आपको बताया हूँ या तो बाहरी कक्षा में 1 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे 6 है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ देख सकते हैं 4 है, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ देखते हैं 5 है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होगा? ये हो जाएगा। देख सकते हैं बाहरी कक्षा में कितना है? 3 है ना, तो बाहरी कक्षा में 3 है, तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 2 8 3 होता है। तो मेरे दोस्त ये किसका, इसको अगर देखेंगे कौन सा मेटल है तो 8 2 10 3 13, 13 पर कौन सा आता है? तो आप मुझे बताइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, तो यानी एल्युमिनियम का जो है सो ये दिया हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि किसका दिया हुआ है? एल्युमिनियम का दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, एल्युमिनियम क्या है? एक मेटल है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए आगे बात करेंगे। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? जैसे पूर्ण संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है, जैसे मैं बात करूँ इनर्ट गैस जिसको नोबेल गैस बोलते हैं। नोबेल गैस में क्या होती है मेरे दोस्त कि उसका सबसे बाहरी कक्षा जो होती है वो क्या होती है कि पूर्ण रूप से भरी होती है। जैसे मैं बात कर लूँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है मेरी, ये सब जो है सो आपका हो जाएगा इनर्ट गैस हो जाएगा। इनर्ट गैस में क्या होती है कि सबसे बाहरी कक्षा जो होती है क्या होती है कि वो पूर्ण रूप से भरी हुई रहती है। तो संयोजकता की मतलब होती है कि उसको कितनी आवश्यकता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है सब बाहरी कक्षा में अगर कोई भी अगर रिएक्टिव अगर करना नहीं चाहता है, अगर रिएक्टिव नहीं है तो उसके सबसे बाहरी कक्षा में वो सब चाहता है कि हमारे सबसे बाहरी कक्षा में कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो जाती है यानी अस्थायी हो जाती है। तो मेरे दोस्त बात करेंगे तो सबसे बाहरी कक्षा में जो है सो इलेक्ट्रॉन पूर्ण है यानी 8 है उसके कक्षा में। जैसे मैं बात कर लूँ, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ऑर्गन की। ठीक है ना, तो ऑर्गन का कितना होता है? हीलियम हो गया, हीलियम के बाद नियॉन की बात कर लेते हैं। नियॉन का कितना होता है? नियॉन का होता है 10। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। बताइए 8 जो है ये क्या है आपका? ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अगर मैं बात कर लूँ अगर आगे बात करेंगे तो मान के चलिए हीलियम, नियॉन, आर्गन की बात कर लेंगे तो आर्गन का कितना होता है? आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 8 10 हो गया, फिर बाहरी कक्षा में 8 हो गया। यानी कम से 8 से तो मतलब कम अगर होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी कंफर्टेबल यानी उसको अस्थायी होने के लिए। ठीक है ना, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से भरा हुआ था। क्या इसमें संयोजकता कोई, यानी संयोजकता का मतलब उसका कोई आवश्यकता, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की इसके पास है कैपेसिटी? तो नहीं, इलेक्ट्रॉन को ये अस्थायी है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपना प्राकृतिक रूप में ये क्या है, ये प्राकृतिक में ये क्या है, अस्थायी है। तो इसका जो होगा संयोजकता जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 0। ठीक है, संयोजकता क्या हो जाएगी? 0। इसमें कोई भी इसका टेंडेंसी नहीं है इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। ठीक है ना, तो इसीलिए आपका उत्तर हो जाएगा डी।
तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे मान लेते हैं कोई जैसे कि अभी मैं एल्युमिनियम का लिया हूँ, तो एल्युमिनियम का कितना था, एल्युमिनियम का था एटॉमिक नंबर 13 था, ठीक है, यही था ना एल्युमिनियम का। इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक में से 2 8 8 और 2 10 हो गया, बारहवीं कक्षा में 3 ही आ रहा है। लेकिन इसको जो है अस्थाई होने के लिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता होगी, तब 5 इलेक्ट्रॉन की। यानी यहाँ पे अब ये देखना है कि ये डोनेट करेगी या क्या करेगी, या मतलब एक्सेप्ट करेगी या ये डोनेट करेगी। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 1 2 और 3, जब बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो डोनेट करेगी, क्या करेगी, डोनेट करेगी। इससे ऊपर अगर रहता तो एक्सेप्ट करती। यहाँ से अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसकी संयोजकता कितनी होगी मेरे दोस्त, तो इसकी संयोजकता आपका हो जाएगा यही आपका, इसमें कितना अब इसको आवश्यकता है, तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये आपका जो हो जाएगा संयोजकता हो जाएगा 5, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी में पूछ लिया जाएगा कि संयोजक मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। फ्लोरीन में कितना कार्बन परमाणु होते हैं, तो फ्लोरीन में जो होती है मेरे दोस्त 60 जो होती है कार्बन परमाणु होते हैं, ध्यान रखिएगा कितना, 60। और फ्लोरीन कार्बन का एक क्या है, अपर रूप भी है, ये भी ध्यान में रखना है। फ्लोरीन क्या है, कार्बन का एक अपर रूप भी है, जिसमें कि 60 कार्बन परमाणु होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस यौगिक को मोती की राख के रूप में जाना जाता है, तो मोती की राख के रूप में मेरे दोस्त पोटेशियम कार्बोनेट को जाना जाता है, ठीक है। किसको जाना जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cl, K2CO3 होता है, ठीक है। इसी को जो है सो किसी को देख सकते हैं एकदम मोती की तरह लगता है ना, देख सकते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, इसी को मोती को राख कहते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी जिसका परमाणु क्रमांक 14 है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया। तो मैं अभी बताया हूँ, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 2 8 10, बाहरी कक्षा में कितना आ गया, 4 हो गया। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में जितना रहेगा वही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ ले या संयोजकता पूछ ले, तो इसमें इसको ग्रहण करने के लिए कितना आवश्यकता पड़ेगा, 4 चाहिए इलेक्ट्रॉन इसको अस्थायी होने के लिए। तो 4 आपका क्या हो जाएगा कि संयोजकता हो जाएगा, और ये बाहरी कक्षा में 4 है, तो ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा में कितना है, 4 है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, ठीक है, 4 आपका हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी ऐसा इकाई जो है सही रूप से सम्मिलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला दिया है, दाब का पास्कल दिया है, विद्युत चालकत्व का सीमेंस दिया है, ठीक है। कंडक्शन नहीं होगा, कंडक्टेंस होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, कंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति, आवृत्ति का क्या होती है ऐसा यूनिट, तो हर्ट्ज होती है, तो एकदम सही दिया हुआ है। दाब का क्या होता है, दाब का पास्कल होता है, एकदम सही दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस का सीमेंस दिया हुआ, ये भी एकदम सही दिया हुआ है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मेरे दोस्त, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला दिया हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है बेवर, क्या होती है ऐसा यूनिट, बेवर होती है, ना कि टेस्ला होती है। टेस्ला किसका होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड का होती है, किसका होती है, मैग्नेटिक फील्ड का होती है, आपका हो जाएगा टेस्ला। तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही उत्तर। इसके पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए आगे बात करेंगे। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्त आपको ये ध्यान में रखना है, एक फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो थीटा का मैंने अपने मन से 0 भी मान सकते हैं। ऐसे यहाँ पे डब्ल्यू बराबर एफ एस भी आप रख के आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्य पूछा गया नहीं, यानी डब्ल्यू का मतलब हो गया वर्क, एफ का मतलब फोर्स, एस का मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो फोर्स कितना है, तो फोर्स हो गया आपका 10 न्यूटन, है ना, 10 न्यूटन हो गया, 10 न्यूटन। उसके बाद कितना विस्थापन है, 5 मीटर, 10 गुने 5, ठीक है। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, यानी कि कार्य कितना हो जाएगा 50। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट भी दिया हुआ है। कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, जिसमें कि ये दिया हुआ न्यूटन, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी और ऑप्शन होगा ही नहीं। किसी को तुक्का भी लगाना होगा तो यही 2 में से आप लगा सकते हैं। और आपको जानकारी होना चाहिए कि ये माइनस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा नहीं, होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 50 जूल हो जाएगा आपका, एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे।
1 से 14 की संख्या दिखाने वाले पीएच पैमाने पर सिरके का स्थान क्या होता है। यानी कुल मिला के ये पूछा गया, ये एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि 1 से 14 की संख्या में जो है सो इस सिरके का कौन सा स्थान पीएच वैल्यू क्या है, ये आपको बताना है। तो सिरके का जो पीएच वैल्यू होती है वो 2.5 होती है। क्या होती है? 2.5 होती है, ध्यान रखिएगा। और सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा। तो संवेग बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, संवेग बराबर फॉर्मूला होता है p²/2m, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है। ठीक है, एक मिनट इसको सही से लिख देते हैं, p²/2m होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा p²/2m। ठीक है, पी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका संवेग हो जाएगा। ठीक है ना, पी आपका क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा कितना दिया हुआ है? 10 जूल दिया हुआ है। तो काइनेटिक ऊर्जा के जगह पे 10 जूल दे दीजिए, p² हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा? 2m है। तो 2m है, तो यानी देख सकते हैं यहाँ पे 200 ग्राम दिया हुआ है, इसको ग्राम दिया, इसको यूनिट आपको चेंज कर लेना है। तो 200 ग्राम है, इसको अगर मतलब केजी में लाएंगे तो 200/1000 करेंगे। 200/1000 अगर करेंगे आपको तो कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 2 पंचे 10, यानी 1/5 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/5, यानी इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये आपका जो उत्तर आ जाएगा क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा इसका करेंगे तो ये भाग में है, तो इधर आके मतलब गुना 5 दूना 10, और 1 मिनट रुकिए, इसको सही से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हो गया काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया 10 जूल हो गया। उसके बाद हो गया आपका p² हो जाएगा ऊपर में, और नीचे हो जाएगा कितना दिया हुआ? तो 2m होता है ना, 2m, तो m के जगह पर क्या आ जाएगा? 1/5 हो गया, 5 क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो 5 से 5 दूना 10, ये कट जाएगा ना, ये 2 बचा हुआ, ये 2, ये 2 बराबर इधर आएगा, तो p² बराबर क्या क्या हो जाएगा? p² बराबर 4 हो जाएगा ना, अब p बराबर क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी इसका रूट अंडर लेंगे 4 का, था तो 2 आ जाएगा। तो इसमें संवेग पूछ रहा है, तो संवेग आपका क्या हो जाएगा? 2 kg/s आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए। ठीक है, फार्मूला आपको बस ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। समतल दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना था। समतल दर्पण जो होती है ये आपका, इसका जो फोकल लेंथ जो होती है आपका इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत होती है। ठीक है, अनंत होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 25 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिया हूँ। अगर आप ये क्लास 1 ये ऑलरेडी हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप इस क्लास को देख सकते हैं। 25 क्वेश्चन वहाँ भी मैं करवा चुका हूँ, और सारा मिक्स क्वेश्चन उसमें कंप्यूटर एनवायरनमेंट और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा इंक्लूड है उसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।